अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू जापानीज लैंग्वेज कोर्स फर्स्ट क्लास। ये हमारी डेमो क्लास होने वाली है। इसे आप डेमो क्लास कहें या ट्रायल क्लास कहें। इसके अंदर हमने जापानीज लैंग्वेज की बेसिक्स को डिटेल में कवर करना है कि जापानीज लैंग्वेज जो है ये तो हमने पढ़ा है कि काफ़ी डिफरेंट है इंग्लिश और उर्दू से। किस तरह डिफरेंट है ये इंशाल्लाह आज हम कवर करेंगे। साथ में जापानीज की जो कंप्लीट प्रोनाउंसिएशन होती है, किस तरह आपने जापानीज के अल्फाज को प्रोनाउंस करना है, किस तरह उनकी अदायगी करनी है, ये सारी इंशाल्लाह आज की क्लास में हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। साथ में हम ये भी देखेंगे कि ये जापानीज़ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हम जो है थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देखेंगे। साथ में जापानीज़ जॉब्स के बारे में और जो जापानीज़ का जो एग्ज़ाम होता है JLPT JLCT JFT बेसिक, इन सारों के बारे में भी देखेंगे कि जो आगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जापानीज़ को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह इसे कर सकते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स उन्हें इस कोर्स से मिल सकते हैं। चलिए, सबसे पहले मेरा नाम है मूसा जफर, आप मुझे सेंसे कह सकते हैं। सेंसे बेसिकली जापानीज में हम टीचर को कहते हैं। तो अब जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जापानीज की प्रोनाउंसिएशन को। प्रोनाउंसिएशन मतलब अदायगी, किस तरह आपने जापानीज के अल्फाज को प्रोनाउंस करना है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। अच्छा, आपने ना सबसे पहले ये चीज़ आप अपने जहन में रखें, आपने कोशिश करनी है क्लास को आपने एंड तक ज्वाइन करना है। तकरीबन 1 घंटे की ये क्लास होगी। इसके अंदर इंशाल्लाह आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। इसके अंदर मैंने आपको भी बताया था कि जापानीज की बेसिक्स एक तो ये भी हम देख रहे हैं, साथ में ये भी हम देखेंगे कि जो प्रोफेशनल लाइफ में अपनी जापानीज को यूटिलाइज करना चाह रहे हैं वो इंशाल्लाह जो क्लास का जो एंड है वहां पर हम उसे डिस्कस करेंगे। तो इसलिए कोशिश करनी है एंड तक आप इसे ज्वाइन करें। सबसे पहले मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि जापानीज की जो प्रोनाउंसिएशन है, अल्फाज की जो अदायगी है, वो एक्चुअली इंग्लिश के मुकाबले में काफी आसान है। इंग्लिश के मुकाबले में क्या, अगर किसी भी लैंग्वेज के मुकाबले में हम इसे देखें ना, इसकी बहुत ही आसान है। और इसकी वजह क्या है, यहाँ पे इन्होंने आपके सामने आपको ना विजुअलाइज करने के लिए इन्होंने एक एग्जांपल भी दी हुई है कि जहां पे इंग्लिश में आपकी 1000 से जायद साउंड्स होती हैं, ओवर 1000 पॉसिबल साउंड्स, वहां पे जापानीज में कितनी होती हैं, जापानीज में आपकी अ लिटिल ओवर 100 साउंड्स होती हैं। अब आपको अंदाजा लगाएं कि जापानीज में आपकी तकरीबन 100 साउंड्स हैं, जबकि इंग्लिश में आपकी कितनी है, इंग्लिश में आपकी 1000+ साउंड्स हैं। तो आपकी 10 टाइम्स ज्यादा मुश्किल आपकी इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन हो जाती है। अब आपके जहन में हो सकता है कोई क्वेश्चन हो कि बच्चे जो हैं, बच्चे भी इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं, तो मैं किस तरह कह रहा हूँ कि जापानीज की प्रोनाउंसिएशन आसान है। तो मैं जरा आपको भी डेमोन्स्ट्रेट भी करता हूँ कि किस तरह जो है जापानीज की प्रोनाउंसिएशन आसान है। मैं अभी आपके सामने 5 अलग अलग वर्ड्स लिखूंगा और पांचों वर्ड्स के अंदर एक काफी सिमिलर पॉइंट आपको मिलेगा, और वो होगा कि उनके जो आखिरी 4 लेटर्स हैं वो 100% सेम होंगे। ये मैं आपके सामने ज़रा लिखता हूँ और फिर ज़रा मैं आपको उनकी प्रोनाउंसिएशन डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। चलिए, ये मैंने आपके सामने 5 अलग अलग वर्ड्स लिखे हैं और पांचों के पांचों में आप देखेंगे इनके जो फाइनल 4 लेटर्स हैं ना वो 100% सेम है। इनके जो आखिरी 4 लेटर्स हैं वो सारों के सेम है। सारों में OUGH आ रहा है। इसके अंदर भी OUGH सारों के अंदर हमारे जो फाइनल 4 लेटर्स हैं वो सेम है। अच्छा, अगर कोई अपना जहन इस्तेमाल करे, कोई लॉजिकली अगर हम बात करें, तो यही होना चाहिए ना कि अगर हमारे लेटर्स आखिरी वाले सेम है तो ऑब्वियसली इन्हें प्रोनाउंस करने का तरीका भी सेम ही होना चाहिए, इनकी अदायगी सेम ही होनी चाहिए। थोड़ी सी तो मिलती जुलती हो ना, लेकिन आपको बेहतर तरीके से इसका आइडिया होगा कि इंग्लिश में हमारा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर मैं इनकी प्रोनाउंसिएशन आप सबको बताऊं, पहले वाले को हम पढ़ेंगे टफ, दूसरे को दो, तीसरे को थ्रू, चौथा खौफ, पांचवा बाव। पांचों के पांचों अल्फाज की प्रोनाउंसिएशन एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी अगर कोई पहली दफा इन अल्फाज को देखता है तो वो गेस ही नहीं कर सकता कि इनको किस तरह प्रोनाउंस किया जाएगा। जबकि जापानीज में ये होता है, अगर आपका एक लेटर है, फॉर एग्जाम्पल आ, ये आपका जापानीज का सबसे बेसिक लेटर होने वाला है, जो इसका पहला लेटर है। ये आप मुश्किल से मुश्किल वर्ड में चले जाएं, इसकी प्रोनाउंसिएशन आ से ए तक नहीं होगी। इसकी प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको बता दिया, इसकी प्रोनाउंसिएशन है आ। इसकी हमेशा आ ही रहेगी, बेशक मुश्किल से मुश्किल वर्ड में चले जाएं। लफ्ज के शुरू में आ रहा हो, लफ्ज के आखिर में आ रहा हो, इसकी प्रोनाउंसिएशन हमेशा आ ही रहेगी। जबकि इंग्लिश में क्या होता है, अगर आपका इंग्लिश में लेटर है, जो सबसे इंग्लिश का बेसिक लेटर है वही ले लेते हैं। इंग्लिश का लेटर होता है ए, पहला लेटर है इसका। आपको खुद पता है, अगर ये हमारा किसी वर्ड में आ जाए, जैसे एप्पल, एप्पल में इसकी आवाज है ए। लेकिन अगर हम वर्ड देखते हैं बोट, बोट में इसकी आवाज हो गई है ओ। लेकिन अगर हम देखते हैं एयर, एयर में इसकी आवाज हो गई है ए। यानी जहां मर्जी हम जाते रहते हैं इसकी आवाज चेंज होती रहती है। जबकि जापानीज में क्या है, एक दफा आपको पता चल गया कि आपके लेटर की आवाज है आ, वो कभी भी आ से चेंज नहीं होगी।
और ये जो है जापानीज की प्रोनाउंसिएशन को आसान बनाती है। ये स्पेसिफिकली जो बात है ना, यही वजह है कि जापानीज की प्रोनाउंसिएशन आपकी इतनी आसान है। लेकिन मसला क्या होता है, मैंने खुद ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस की है कि बाकी जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, मैंने खुद बाकी टीचर्स को देखा है, वो जो है स्टूडेंट्स बेशक अगर N4 भी कर लें, N3 भी कर लें, जापानीज के लेवल्स होते हैं बेसिकली, तो चार चार पाँच पाँच माह लगाने के बाद भी उनकी अगर प्रोनाउंसिएशन को आप देखें ना, उनसे अगर आप बातचीत करें जापानीज में, तो बिलीव मी ऐसा फील होता ही नहीं है कि वो जापानीज में बात करें, ऐसा पंजाबी एक्सेंट उनका होता है। तो वजह बेसिकली यही है कि जापानीज की प्रोनाउंसिएशन जो कि उसकी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके ऊपर फोकस किया ही नहीं जाता। ये फोकस ही नहीं होता इस पे कि आपने अल्फाज की अदायगी किस तरह करनी है, कि आपको समझ किस तरह आएगा कि दूसरे बंदे बोल क्या रहे हैं, जब तक आपको लफ्ज की प्रोनाउंसिएशन ही नहीं पता। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम इसे अपनी पहली क्लास के अंदर डिटेल में देखेंगे, जापानीज के अल्फाज की अदायगी आपने किस तरह करनी है, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए। क्योंकि आगे जाके किसी भी पर्पस के लिए आप सीख रहे हैं, आपने आगे जाके फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कन्वर्सेशन करनी है, आपने बातचीत करनी है, अगर आपका जापानीज का एक्सेंट ही नहीं है, तो दूसरे बंदे पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा, दूसरे बंदे को हो सकता है आपकी बात ही ना समझ आए अगर आप इसके असल एक्सेंट में प्रोनाउंस ही ना कर रहे हो। तो इसके लिए शुरू में हम अपनी करेंगे जापानीज प्रोनाउंसिएशन। आपको आइडिया तो हो गया होगा कि मैं क्यों बता रहा हूं कि जापानीज की प्रोनाउंसिएशन आपकी आसान है। अब एक और पॉइंट मैं आपके सामने शो करूंगा, वो है रोमा जी क्या होती है। अच्छा, इसको जरा गौर से सुनिएगा कि यूजुअली जब हम व्हाट्सएप के ऊपर बात कर रहे होते हैं ना, तो अगर हम उर्दू में भी बात कर रहे हो, तो हम क्या करते हैं, हम ये नहीं करते कि हम अपना उर्दू कीबोर्ड निकाल लेते हैं। हम सिंपली ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहना है मैं घर आ गया हूं, तो मैं ये नहीं करूंगा मैं अपना उर्दू कीबोर्ड निकालूंगा, मैं उसे लिखूंगा मैं घर आ गया हूं, मैं उसे इस तरह करके लिखूंगा, इंग्लिश में ही लिखूंगा। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं रोमन। कि उर्दू की चीज को आप इंग्लिश के लेटर्स के थ्रू लिख रहे हैं, इसे रोमन बोला जाता है। तो अगर मैं यही काम जापानीज में करूं, अगर जापानीज का कोई लफ्ज मैं लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लफ्ज है नेको, अगर मैं इस लफ्ज को कन्वर्ट कर देता हूं रोमन में, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि आपको पहले देखने से ही समझ आ जाएगा कि ये मैंने क्या लिखा हुआ है। आपको इसके लेटर्स को नहीं देखना पड़ेगा, जापानीज के लेटर्स क्योंकि अभी तक हमने स्टार्ट किए ही नहीं है, तो ऑब्वियसली किसी को पता ही नहीं होगा कि इन्हें पढ़ना किस तरह है। तो अगर मैं ये आपके सामने रोमन में लिखता हूं, तो आपके लिए पढ़ने में इसे काफी आसानी हो जाएगी। इसका फायदा ये होगा कि जैसे बाकी इंस्टीट्यूट्स करते हैं, बाकी इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, मैंने खुद क्योंकि इस स्टेट से मैं गुजर चुका हूं, वो आपसे पहले रट्टा लगवाते हैं जापानीज के 152 लेटर्स का। 152 लेटर्स रटने के बाद आपकी जाके लर्निंग स्टार्ट होती है। हम ऐसा हरगिज नहीं करेंगे, हम स्टार्टिंग डे से ही हम अपनी लर्निंग को स्टार्ट कर देंगे और फिर ग्रेजुअली 5-5 लेटर्स डेली करेंगे, ताकि आपको भी आसानी हो जाए, आपको भी कोई फील ना हो कि आपके ऊपर एक तो बहुत ज्यादा बर्डन पड़ रहा है, या फिर कोई स्पीड आपकी बहुत तेज है, ऐसा आपको फील ना हो। तो इसीलिए इंशाल्लाह हम अपनी रोमन रोमन से स्टार्ट करेंगे। और रोमन को जापानीज में क्या बोला जाता है, ये चीज मैं चाहूंगा अपने पास अगर आप लिख लेते हैं, तो आपको हो सकता है बेनिफिट हो जाए आगे, इसका नाम अगर आप याद रख लेते हैं। रोमन को जापानीज में हम कहते हैं रोमाजी। ये जो वर्णन है काफी ज्यादा आगे आप देखेंगे। वैसे आज की हमारी है तो डेमो क्लास ही, आज जो हम चीजें कर रहे हैं वो आगे जाके हमने रेगुलर क्लासेस में एक दफा रिपीट करना ही करना है, क्योंकि ये हमारी डेमो क्लास ही है। बस मकसद इसका ये है कि आपको जो है फेमिलियरिटी हो जाए कोर्स से, आपको आइडिया हो जाए हमारे वे ऑफ टीचिंग का और जापानीज लैंग्वेज की बेसिक्स का। तो लेकिन फिर भी अगर ये चीजें आप याद रख लेते हैं, तो इंशाल्लाह आपको हो सकता है आगे जाके थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो इसे हम कहते हैं रोमा जी। ठीक है, रोमन में लेटर्स को लिखने को हम रोमा जी बोलते हैं जापानीज में। अभी हम देखते हैं जो जापानीज के जो सबसे बेसिक 5 लेटर्स होते हैं ना, इसके पहले 5 लेटर्स जरा उनको देखते हैं। इनको जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि यही आपकी बेसिक साउंड्स हैं जापानीज में, इसके अलावा आपकी कोई साउंड नहीं होती जापानीज में। ये साउंड्स आपको आ गई, आपके लिए जापानीज मैं कहूंगा आसान तरीन हो जाएगी उसकी प्रोनाउंसिएशन। तो पहले लेटर को देखते हैं, ये आपके सामने लेटर, ये A I U E O इंग्लिश के लेटर्स नहीं है, ये इंग्लिश नहीं है, ये रोमन लेटर्स हैं जापानीज के। असल में ये जापानीज जुबान के ही लेटर्स हैं। पहला लेटर है आपका आ, दूसरा लेटर है ई, तीसरा है ऊ, फिर उसके आगे ए एंड ओ। ये आपके जापानीज के लेटर्स लिखे हुए हैं, लेकिन चूंकि अभी तक हमने वो पढ़े नहीं है, उन्होंने आपके सामने वो रोमाजी में करके बता दिए हैं, रोमन में करके बता दिए हैं, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। ये इसी तरह है जैसा मैं घर उर्दू में लिखने के बजाय घर को मैं इंग्लिश में लिख दूं, इस तरह, ये बिल्कुल इस तरह है। तो पहला लेटर है हमारा आ। मुझे किस तरह पता चला इसकी आवाज आ है, इन्होंने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे फादर के अंदर आ की आवाज आ रही है, बिल्कुल इसी तरह आपने इसे प्रोनाउंस करना है। हमारी एग्जांपल गिवन है, लाल रंग को जापानीज में बोला जाता है आकाई। आकाई लाल रंग को हम जापानीज में बोलते हैं। अभी कोई आपने इसे अपने पास लिखना नहीं है, कोई लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ना ही याद करने की जरूरत है। यहां पर मकसद आपका सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप इन्हें सुने गौर से कि मैं इन्हें किस तरह पढ़ रहा हूं,
और फिर कोशिश करें, बेशक आपके माइक्स ऑफ हैं, मेरे पीछे पीछे आप भी कोशिश करें कि खुद से आप इन्हें पढ़ें, ताकि आपका जो एक्सेंट है, आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है, अल्फाज की अदायगी है, वो डे वन से ही आपकी अच्छी होना शुरू हो जाए। ताकि ऐसा ना हो कि जैसे बाकी स्कूल्स वगैरह में होता है कि आगे जाके जब आप अपना कोर्स कर भी लें तो आप पता ना चले कि आप जापानी से बात करें या पंजाबी में बात करें। इसीलिए डे वन से ही हमें अपनी प्रोनाउंसिएशन को बेहतरीन करना है। इसीलिए आगे हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये लिखा हुआ है आपके सामने ई, ये इंग्लिश का लेटर आई नहीं है। किस तरह पता चला? जैसे इंग्लिश में आपका वर्ड होता है सी, इसका जो डबल ई की आवाज है बिल्कुल ऐसा ही आपने इसे प्रोनाउंस करना है। एग्जांपल गिवन है हमारी जिंदगी को हम जापानीज में बोलते हैं इनोची। इनोची हम कहते हैं जिंदगी को। एक दफा दोबारा आपको याद दिला दूं, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, बस मकसद यही है आपको पता चल जाए इन्हें प्रोनाउंस किस तरह करना है, इनकी अदायगी किस तरह करनी है अल्फाज की। इसे हम पढ़ेंगे इनोची। नेक्स्ट है रोमन लेटर ऊ। ये आपके सामने ऊ लिखा हुआ है, किस तरह पता चला? जैसे जू के अंदर ऊ की आवाज आ रही है, बिल्कुल इस तरह आपने इसे प्रोनाउंस करना है। एग्जाम्पल हमारी गिवन है, घोड़े को, हॉर्स को हम जापानीज में बोलते हैं ऊमा। ऊमा। नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं। आपके सामने लेटर लिखा हुआ है ए। ये इंग्लिश का लेटर ई नहीं है, ये जापानीज का लेटर है ए। उन्होंने उसे रोमन में करके लिखा हुआ है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। तो जिस तरह हम मेन में आवाज निकालते हैं ए की, बिल्कुल एग्जैक्टली आप ऐसे ही आवाज निकालेंगे। हमारे सामने एग्जांपल गिवन है श्रिम्प। अच्छा, श्रिम्प क्या होता है? जापान क्योंकि चारों साइड से पानी से ही सराउंडेड है, वो सी फूड काफी ज्यादा खाते हैं। वो फिश भी खाते हैं, समुद्री जो क्रीचर्स होते हैं उनको भी खाते हैं। तो उनमें से एक चीज श्रिम्प भी कहलाई जाती है। श्रिम्प को जापानीज में क्या बोला जाता है? ए बी। ए बी हम इसे बोलेंगे। नेक्स्ट है रोमन लेटर ओ। ओ आप इसे पढ़ेंगे जैसे इंग्लिश में पढ़ा जाता है, काफी आसान सा है। बोर्ड के अंदर जैसी आपकी ओ की आवाज आ रही है, बिल्कुल इस तरह आप इसे प्रोनाउंस करेंगे। और हमारी एग्जांपल गिवन है, मर्द को जापानीज में क्या बोला जाता है? ओतोको। ओतो को हम मर्द को कहते हैं जापानीज में। अब क्या होगा, अब एक दफा मैं इन सारे अल्फाज को आपके सामने दोबारा प्रोनाउंस करूंगा। आपने इन्हें गौर से सुनना है और फिर कोशिश करनी है कि जब मैं इन्हें प्रोनाउंस करना खत्म कर दूं, फिर उसके बाद आप भी अपना माइक ऑन करके इन्हें प्रोनाउंस करें, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आपकी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है, कोई उसके अंदर करेक्शन की जरूरत नहीं है। एक दफा जरा गौर से सुनिएगा मैं इन्हें किस तरह प्रोनाउंस कर रहा हूं। सबसे पहले आकाई। आकाई। इनोची। इनोची। उमा। उमा। एबी। एबी। ओतोको। ओतोको। चलें, आप कोशिश करें, आप सब भी अपने माइक्स ऑन करें और कोशिश करें इन सारों को प्रोनाउंस करें। कोई भी आपकी गलती होगी तो इंशाल्लाह मैं खुद आपको करेक्ट कर लूंगा। चलें स्टार्ट करें। आकाई, Akai, Enochi, Uma, अनोची, Ebi, उमा, Toko. एबी, Akai, Enochi, ओटोको। Uma, Ebi, Otoko. Akai, Inochi, Uma, Akai, Ebi, Enochi, Uma, Otoko. Ebi, Otoko. Sky, Inacho, Uma, Ebi, Otoko. यस माशाल्लाह, आप सबने बहुत अच्छा पढ़ा है। अब जो है हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर मूव ऑन करते हैं। तो अब हम देखेंगे, मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी जापानीज में ना मेन इसकी साउंड्स होती ही यही हैं। तो ये चीज आपने अपने जहन में रखनी है। ऐसा नहीं होगा कि अलग हमारी कोई साउंड आ जाएगी, बस सिर्फ आगे होगा ये कि उससे पहले अगर वो लेटर लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो बी का लेटर लगा देते हैं तो ये बन जाएगा बा बी बू बे बो। अगर ये एम लगा देते हैं तो ये बन जाएगा मा मी मू मे मो। एन लगा देते हैं तो ना नी नू ने नो। यानी साउंड्स आपकी वही सेम है, आ ई उ ए ओ, बस उससे पहले एक दो लेटर्स एक्स्ट्रा आ सकते हैं। देखते हैं जरा हमारी थोड़ी सी एग्जांपल्स को। यहां पर लिखा हुआ है आपके सामने का, की, कु, के, को। गा, गी, गु, गे, गो। आवाजें वही हैं, आ ई उ ए ओ, बस फर्क कितना पड़ा है कि उससे पहले एक एक्स्ट्रा लेटर लग गया है। नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं। सा, शी, सु, से, सो। ना, नी, नू, ने, नो। पा, पी, पू, पे, पो। बा, बी, बू, बे, बो। और ये हैं आपकी जापानीज की साउंड्स की कुछ एग्जांपल्स। जो बाकी लेटेस्ट रह गए हैं वो इंशाल्लाह जब आप अपनी हीरा गाना करेंगे तो वहां पर हमने अपनी कंप्लीट जापानीज की साउंड्स करनी है। अच्छा, यहाँ पर आपका हो सकता है कोई क्वेश्चन हो कि यहाँ पर जैसे बाकियों के अंदर हो रहा है पा पी पू पे पो ना नी नू ने नो, इसी तरह हमारा ये क्यों नहीं हुआ कि सा सी सू से सो? यहाँ पर सा के आगे शी क्यों आ रहा है? तो वजह इसकी ये है कि जापानीज में कुछ आपकी साउंड्स होती हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। जापानीज में आपकी सी का कोई लेटर है ही नहीं। इसी तरह कुछ कुछ आपके और लेटर्स ऐसे हैं जो इंग्लिश में तो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन वो जापानीज में होते ही नहीं है। जैसा कि अगर हम देखें लेटर एल, एल आपका जापानीज में एग्जिस्ट नहीं करता। यही वजह है कि अगर किसी का नाम हो फॉर एग्जांपल अली, तो अली को मुझे जापानीज में लिखना पड़ता है अरी।
उसके एल को मैं आर से रिप्लेस कर देता हूं। इसी तरह अगर किसी का नाम है लाइबा, तो लाइबा को मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा राइबा। कुछ कुछ साउंड्स आपकी हैं ऐसी जापानीज में जो आपकी एग्जिस्ट नहीं करती, तो उनके बजाय हम उनकी जो अल्टरनेटिव है, जो उसका रिप्लेसमेंट है, वो हम इस्तेमाल करते हैं। क्या क्या रिप्लेसमेंट्स हैं, कौन कौन सी साउंड जापानीज में नहीं होती, वो इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे हम अपनी हीरागाना करते हैं वहां पर हम उसे डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर बस आपका मकसद बस यही है कि आपको पढ़ना आ जाए, इसकी किस तरह प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे, पा पी पू पे पो, ये आपको समझ आ गया। मैं कहूंगा अभी के लिए आपके लिए मोर देन एनफ है, आपको ये पता पढ़ना आ गया, बा बी बू बे बो, ना नी नू ने नो सा शी सू से सो, मैं कहूंगा यही आपके लिए अभी काफी है। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं तो इसकी जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसकी तरफ। ये आपके सामने थोड़े से और उन्होंने रोमन लेटर्स लिखे हैं, जरा गौर से सुनिएगा कि मैं इन्हें किस तरह प्रोनाउंस कर रहा हूं। सबसे पहला रोमन लेटर है का। इसकी आवाज में उन्होंने लिखी हुई है के एच का, हम इसे पढ़ेंगे। एग्जाम्पल गिवन है हमारी, मच्छर को हम जापानीज में क्या बोलते हैं, का। काफी सिंपल सा वर्ड है। इसके आगे मूव ऑन करते हैं, शी। काफी सिंपल सा है, एस एच डबल ई शी इसकी आवाज है। एग्जाम्पल गिवन है हमारी, टू नो, किसी चीज को जानने को। फॉर एग्जाम्पल आप किसी सवाल का जवाब जानते हैं, किसी शख्स को आप जानते हैं, तो उसको हम जापानीज में बोलेंगे शीरू। शीरू, शीरू। नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं। ये आपका जो लेटर है, जरा इसके ऊपर गौर कीजिएगा। ये आपका ऐसा लेटर है जिसको जो ना तो इंग्लिश में एग्जिस्ट करता है और ना ही उर्दू में एग्जिस्ट करता है, तो ये आपका थोड़ा सा स्पेशल लेटर है। इसकी प्रोनाउंसिएशन भी काफी लोग गलती करते हैं, तो मैं आपको कंप्लीट तरीका बताऊंगा आपने इसे किस तरह प्रोनाउंस करना है। सबसे पहले आप इसे देखेंगे कि पहले बिल्कुल छोटी सी आपकी ते की आवाज आनी चाहिए। ते जो आपका लेटर होता है, उर्दू में भी होता है ते, अरबी में भी होता है ता। आपने उसकी आवाज निकालनी है बिल्कुल छोटी सी। आपने अपने दांतों को, जब आप ते की आवाज निकालते हैं ना, शुरू में आपके दांत बंद होते हैं, ते, तो आपने अपने दांतों को बंद ही रखना है, आपने उन्हें खोलना नहीं है। फिर आपने क्या करना है, दांतों को बंद रखते हुए आपने सू की आवाज निकालनी है, और सू के एंड में जाके आपकी आवाज, आपका जो दांत है ना वो खुल जाने चाहिए। तो ये पढ़ा जाएगा सू, सू। बिल्कुल छोटी सी ते की आवाज, उसके आगे सू की आवाज आ रही है, और सू की आवाज निकालते हुए एंड पे जाके आपने अपने दांतों को खोल लेना है। ये इसकी बिल्कुल परफेक्ट इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी, सू, सू। चलें इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हमारी गिवन है एक क्रेन बर्ड। क्रेन बर्ड क्या होता है, ये एक बर्ड की किस्म है। लंबी, इसकी चोंच भी लंबी होती है, इसकी गर्दन भी काफी लंबी होती है। अगर कोई देखना चाहे आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं क्रेन बर्ड या फिर त्सुरु आप लिख के। तो इसको हम जापानीज में क्या पढ़ेंगे, त्सुरु, त्सुरु, त्सुरु। काफी सिंपल सा इसकी जो है प्रोनाउंसिएशन है। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारा रोमन लेटर है ने, ने। इसे किस तरह, इसकी एग्जांपल उन्होंने यहां पर दी हुई है। बिल्ली को हम जापानीज में बोलते हैं नेको, नेको। काफी सिंपल सा वर्ड है, पहले भी मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी थी। नेको हम कहते हैं बिल्ली को। इसके आगे मूव ऑन करते हैं, पो। ये भी काफी सिंपल सा लेटर है। पो की आवाज उन्होंने यहाँ पे दी हुई है, पी ओ एच, पो, आपने इसे प्रोनाउंस करना है। और एग्जांपल हमारी गिवन है डैंडेलाइन। अच्छा, डैंडेलाइन क्या होता है, ये एक फूल की किस्म होती है, फूल की ये एक स्पीशीज होती है। आप इसके सीड्स को काफी दफा आपने हवा में उड़ते हुए देखा होगा। इसके सीड्स होते तो छोटे हैं, लेकिन उसके टेंटिकल्स इतने ज्यादा निकले हुए होते हैं, तो हवा में वो उड़ते हुए काफी ज्यादा नजर आ रहे होते हैं, फील्ड्स में खास तौर पे। तो अगर कोई देखना चाहे ये डैंडेलाइन किस तरह के होते हैं, उनके सीड्स किस तरह के होते हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, उसकी पिक्चर आपको दिखा देंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा मकसद यही है कि इस लफ्ज को आपको प्रोनाउंस करना आ जाए, इससे आप प्रोनाउंस करेंगे। जरा इसकी प्रोनाउंसिएशन जरा ना गौर से सुनिएगा। इसको हम पढ़ेंगे ताम पोपो, ताम पोपो। यहां पर आपका, अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें मेरी प्रोनाउंसिएशन पे, यहां पर लिखा हुआ तो एन है, लेकिन मैं इसे पढ़ रहा हूं ताम पोपो, एम की आवाज आ रही है। वजह क्या है, इसका रीजन बहुत ही सिंपल सा है, और ये ऐसी चीज है जो पहले उर्दू में भी आप देखते आ चुके हैं और अरबी में भी आप देखते आ चुके हैं। कुरान के तलफ़ुज़ में आपने ये चीज पढ़ी होगी। तो ये चीज क्या है, जब भी आपके नून के आगे, नून की आवाज के आगे जब आपका आता है बे आ जाता है या फिर पे आ जाता है, तो वहां पे आप नून की आवाज को कन्वर्ट कर लेते हैं मीम की आवाज में। ये किस तरह होता है, मैं अभी जरा आपको अरबी की पहले एग्जांपल देता हूं। अरबी में आपने एक वर्ड सुना होगा, मिम्बैती। मिम्बैती में हो क्या रहा है, असल में नून है, नून के आगे लेकिन बा आ रहा है, तो नून को हम कन्वर्ट करें मीम की आवाज में। मैं उसे पढ़ रहा हूं मिम बई थी, ऐसे फील हो रहा है कि मीम के आगे मीम लगा हुआ है। तो ये जो है अरबी में होता है। अगर मैं आपको थोड़ी सी इसकी उर्दू में एग्जांपल दूं, उर्दू में आपका वर्ड होता है चंबेली। चंबेली के अंदर क्या हो रहा है, नून के आगे डायरेक्टली आपका बे आ रहा है, तो इसीलिए नून की आवाज को हम बे में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे ही ना आप उसे कभी भी चनबेली नहीं पढ़ते, आप उसे चंबेली पढ़ते हैं। इसी तरह उर्दू में आपका वर्ड है सांप।
सांप के अंदर भी थोड़ा सा ऐसे मीम की आवाज आ रही है, वहां पर नून के आगे पे है लेकिन थोड़ी सी मीम की आवाज आप ऐड करें। यही वजह है कि जब भी आपका नून की आवाज के आगे या एन की आवाज के आगे जब आपका बी आ जाता है या फिर पी की आवाज आ जाती है, तो वहां पर आप उसे एम में कन्वर्ट कर लेते हैं। कोशिश करें ये अपने पास आप बेशक लिख लें, जापानीज में जब भी आपके सामने एन के आगे बी आ जाएगा या फिर पी आ जाएगा, आप उसकी आवाज को एम में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर नहीं भी लिखते हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आगे जाके जब हमारी रेगुलर क्लास होगी पहली वाली, उसके अंदर हमने इसे एक दफा दोबारा देखना है, और आपके सामने जब भी कोई ऐसा वर्ड आएगा जहां पर एन की आवाज एम में कन्वर्ट हो रही है जैसे यहां पे, तो मैं आपको इंशाल्लाह खुद बता दूंगा कि आपने इसे किस तरह प्रोनाउंस करना है। ये आपके सामने लिखा हुआ है ताम पोपो। अब एक दफा इन 5 वर्ड्स को मैं दोबारा प्रोनाउंस प्रोनाउंस करूंगा, इन्हें जरा गौर से सुनिएगा और साथ में कोशिश करें कि इनको आप गौर से सुने, और उसके बाद जब मैं आपको अपॉर्चुनिटी दूंगा उसके बाद आपने इसे खुद भी प्रोनाउंस करना है। सबसे पहले का, का, शीरू, शीरू, सुरु, सुरु, नेको, नेको, एंड तामपोपो, तामपोपो। अब कोशिश करें आप सभी अपना माइक ऑन करके इन्हें प्रोनाउंस करें, कोई भी आपकी अगर कोई एरर आया तो इंशाल्लाह मैं आपसे खुद करेक्ट करूंगा। का का, शीरू शीरू, सुरु, नेको, इसरो तानपोपो। देखो टम्पोपो। का, शीरू, सुरु, नेको, तानपोपो। यस माशाल्लाह, आप सबने बहुत अच्छा प्रोनाउंस किया है। और देखें यही जो है ना इस बात की मैं कहूँगा सबसे बड़ी दलील है कि अभी अभी हमने स्टार्ट की है, अभी हमारी क्लास को 25 मिनट नहीं हुए और अभी ही आपकी प्रोनाउंसिएशन मैं कहूँगा जैसे नेटिव्स प्रोनाउंस करते हैं तकरीबन वैसा ही आप सब भी इसे प्रोनाउंस कर रहे हैं। ये इस बात की काफ़ी बड़ी दलील है कि जापनीसी प्रोनाउंसिएशन कितनी आसान होती है। तो यही बस हमारे थोड़े से इसी तरह एक और रूल रह गया है, हम अपनी पहली क्लास में कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जापनीसी प्रोनाउंसिएशन हमारी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। आप सबको बहुत बेहतरीन तरीके से आइडिया होगा, लोग 12 12 13 13 साल इंग्लिश पढ़ते रहते हैं, आपको फिर भी उनके एक्सेंट में वो जो नेटिव वाली फीलिंग है वो आपको नहीं आती। आपको साफ साफ ये जाहिर हो जाता है कि इसका जो है वो पाकिस्तानी एक्सेंट है या इसका इंडियन एक्सेंट है, ऐसी फीलिंग आ रही होती है। कभी भी वो नेटिव एक्सेंट जो है वो बहुत रेयरली पाकिस्तानियों की इंग्लिश में आप ये सुनेंगे। तो यही वजह है कि इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन जबकि उसके अंदर 1000 साउंड्स हैं, जापानीज में कितनी आपकी तकरीबन कोई 100 साउंड्स हैं, ये आपको जो 5 मैंने आपको साउंड्स बताई थी आ ई उ ए ओ वो आपको आ जाती हैं। तो इंशाल्लाह जापानीज की प्रोनाउंसिएशन आपकी बहुत ही आसान हो जाती है। अब हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर मूव ऑन करेंगे, जो है हमारे जापानीज के 3 अलग अलग लिखने के तरीके। जरा इसको गौर से सुनिएगा कि उर्दू में हमारे सिर्फ होते हैं हरूफ। उर्दू में हम पूरी जो हमारी उर्दू की जुबान है ना उसे हम अलिफ बे पे ते से लेके ये तक उसको जो है ना कंप्लीट जो हमारी लैंग्वेज है उसे हम हरूफ में ही लिखते हैं। इसी तरह जो हमारी इंग्लिश है उसे कंप्लीटली हम जो हमारे अल्फ़ाबेट हैं ए बी सी से लेके जी तक उसके थ्रू ही हम अपनी कंप्लीटली इंग्लिश को लिखते हैं। लेकिन जापानीज थोड़ी सी डिफरेंट है। जापानीज में आपके जो है ना 3 अलग अलग तरीके के आपके हरूफ हैं, हरूफ कर लेते हैं लेटर्स। तो वो लेटर्स कौन से हैं? सबसे पहला आपका लेटर है हीरागाना। इसे बेशक अपने पास आप लिख भी लें, जो ये सारी जो शीट है इसका मकसद ये नहीं है कि आपने इन सारों का रट्टा लगाना है या आपने इन्हें अपने पास लिख लेना है। अभी कोई अभी इन्हें लिखने की जरूरत है सच नहीं है, मैं कहूँगा बस इनका जो नाम है हीरागाना और काताकाना बस यही अपने पास आप लिख लें काफ़ी रहेगा। तो पहला जो हमारा राइटिंग स्टाइल है जापानीज का वो है हीरागाना, और नेक्स्ट जो हमारा राइटिंग स्टाइल है वो है काताकाना। यानी दो हमारे जो पहले राइटिंग साइज हैं हिरागाना और काताकाना, पहले जरा उनको डिस्कस करते हैं ये हैं क्या और इनका मकसद क्या है। तो उर्दू में आपका होता ही है कि आपकी उर्दू जुबान के कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो उर्दू जुबान के अपने होते हैं, कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो उर्दू जुबान से हट के किसी दूसरी जुबान से बोरो किए गए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल घर, बिल्ली, गाड़ी, ये उर्दू जुबान के अपने अल्फाज हैं। इस तरह कुछ ऐसे भी अल्फाज होते हैं जो अंग्रेजी से बोरो किए गए होते हैं, जैसे कंप्यूटर, मॉनिटर, स्कूल, अस्पताल। ये ऐसे अल्फाज हैं जो इंग्लिश से बोरो किए गए हैं। लेकिन होता ये है उर्दू में भी आप उन्हें हरूफ में ही लिख रहे होते हैं। तो जापानीज में ये नहीं होता। जापानीज में अगर आपका कोई लफ्ज ऐसा है जो आपका जापानीज जुबान का अपना है, जैसे कि अभी हमने ऊपर जो सारे अल्फाज पढ़े हैं ताम पोपो, नेको, त्सुरु, शीरू, का, उससे आगे उससे पहले हमने देखा था ए बी ओतोको। तो ये सारे अल्फाज ऐसे हैं जो जापानीज जुबान के अपने हैं। तो जो जापानीज जुबान के अपने अल्फाज होते हैं ना उनको तो आप लिखेंगे हीरागाना में। लेकिन जो अल्फाज ऐसे हैं जो जापानीज जुबान के नहीं हैं, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर को हम जापानीज में बोलते हैं कंप्यूटा, मॉनिटर को हम बोलते हैं मोनिटा, दर डोर को हम बोलते हैं डोआ। तो ये सारे अल्फाज ऐसे हैं जो जापानीज जुबान के अपने नहीं हैं, इंग्लिश से बोरो किए गए हैं। तो वो सारे लिखे जाएंगे काताकाना में।
जो अल्फाज आपके जापानीज जुबान के अपने नहीं हैं वो आपके लिखे जाएंगे काताकाना में। और ये एक बहुत बेसिक साइज का यूजेज है कि हिरागाना इस्तेमाल होगी जो आपके जापानीज जुबान के अपने अल्फाज हैं उन्हें लिखने के लिए, और काताकाना इस्तेमाल होगी जो जापानीज जुबान के अपने अल्फाज नहीं है उन्हें लिखने के लिए। तो ये तो एक काफी बेसिक साइज का यूज हो गया। काफी मैं आपको इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल भी देता हूँ। जैसे आप सबके नाम है, फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम है अहमद, किसी का नाम है, किसी का नाम मूसा है, किसी का नाम अली है, किसी का नाम है क्या कर लेते हैं, किसी का नाम मूसा कर लेते हैं, किसी का नाम दाऊद है, किसी का नाम सुलेमान है। तो ये सारे नाम होते हैं ना, ये हमारे या तो अरबी के होते हैं या फिर रेयरली किसी के नाम पर्शियन के होते हैं। तो ये चूंकि जापानीज जुबान के अल्फाज नहीं है, ये किस में लिखे जाएंगे, ये ऑब्वियसली हमारे काताकाना में लिखे जाएंगे। इसी तरह जो आपके वेस्टर्न नेम्स हो गए, जैसे किसी का नाम अगर मिशेल हो गया, एन हो गया, तो ये सारे नाम आपके चूंकि जापानीज जुबान के नहीं है, ये सारे भी लिखे जाएंगे काताकाना में। इसीलिए जो हम सारे अपने नाम लिखेंगे आगे जाके, जैसे आप सबको भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा कि आपने अपना नाम किस तरह लिखना है, तो वो सारे भी आप काताकाना के अंदर ही लिखेंगे। और काताकाना की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो जरा गौर से सुनेगा, मैंने देखा है लोग इसे डिस्कस करते नहीं है। यही वजह है कि लोग कोर्स तो कर लेते हैं, एंड में ये भी नहीं पता होता कि काताकाना किस लिए इस्तेमाल होती है, हिरागाना किस लिए इस्तेमाल होती है। इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है कि आपके जो कंपनी के नाम होते हैं, ब्रांड्स के जो नाम होते हैं, वो भी आपके काताकाना के अंदर ही लिखे जाते हैं। मैं आपके सामने दो अल्फाज लिखता हूं, जरा जरा ये जो एग्जांपल है ना, मुझे काफी अच्छी लगती है, हमेशा हर डेमो क्लास के अंदर मैं इस एग्जांपल को देता हूं। चलिए, ये आपके सामने लेफ्ट साइड पे ना, ये मैंने लिखा है होंडा। कोई आप में से मुझे बता सकता है होंडा किसे कहते हैं? कोई भी आप में से? बाइक कंपनी है कार्स एंड बाइक्स की। गाड़ी, यस इसीलिए एग्जैक्टली, हमारी कंपनी या ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एग्जैक्टली। ये तो ये एक कंपनी है। हम्म, एग्जैक्टली, गाड़ियों की कंपनी है ये। गाड़ियों की कंपनी है। यस एग्जैक्टली। तो क्या मैंने लेफ्ट साइड पे कंपनी का नाम लिखा है? जवाब है नहीं। ये मैंने आपके सामने एक इंसान का नाम लिखा है। आप काफी दफा सुनेंगे होंडा सान, मिस्टर होंडा, ये लोगों का नाम होता है जापान में, आप काफी दफा ये सुनेंगे। तो अगर आपका ये लिखा हुआ है हिरागाना में, तो आप कह सकते हैं ये एक इंसान का नाम है। अगर ये आपका लिखा हुआ है काताकाना में, यहां पर भी एग्जैक्टली वही वर्ड मैंने लिखा है, यहां पर भी मैंने आपके सामने होंडा ही लिखा है, लेकिन ये आपका मैंने काताकाना में लिखा है। लेफ्ट साइड वाला हिरागाना में है, ये वाला, और राइट साइड वाला आपका मैंने काताकाना में लिखा है। लेफ्ट साइड वाला एक इंसान का नाम है, और राइट साइड वाला आपका गाड़ी की कंपनी का नाम है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि कंपनीज के जो नाम होते हैं वो आपके काताकाना में ही लिखे जाते हैं। तो इससे आप काफी बेहतर तरीके से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किसी इंसान की बात हो रही है या फिर किसी कंपनी की बात हो रही है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे अगर कोई कहता है सुजुकी की गाड़ी, सुजुकी की गाड़ी, अच्छा अब आप सोचेंगे कि ये सुजुकी नामी शख्स की गाड़ी की बात कर रहा है या फिर सुजुकी गाड़ी की कंपनी है उसकी गाड़ी की बात कर रहा है। तो अगर आपका सुजुकी लिखा हुआ है हिरागाना में, तो ये सुजुकी नामी शख्स की गाड़ी होगी। हो सकता है वो होंडा की हो, टोयोटा की हो, ऑडी की हो, जो मर्जी उसकी कंपनी हो। लेकिन अगर वो सुजुकी आपका लिखा हुआ है काताकाना में, तो वो वहां पर कंपनी की बात कर रहे हैं, वो वहां पे सुजुकी नामी कंपनी की बात कर रहे हैं, उसकी गाड़ी है। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट यूसेज है आपका काताकाना का, कि ये दो हमने अभी इसके यूजेस पढ़े हैं। एक ये इस्तेमाल होती है जो जापानी जुबान के अपने अल्फाज नहीं हैं उन्हें लिखने में, और ये इस्तेमाल होती है जो कंपनीज के नाम होते हैं, ब्रांड नेम्स होते हैं, उन्हें लिखने में। इसके अलावा एक और हमारी चीज रह गई है, और वो ये है, ये हमारे जो कॉमिक्स के अंदर आप काफी दफा साउंड्स देखेंगे ना, जैसे कार्टून्स के अंदर भी ऐसा होता है, अगर कोई दरवाजा जोर से अगर बंद करता है ना, तो आवाज ऐसी लिखी होती है, बैम। कहीं पर एक्सप्लोजन होती है, कहीं पर धमाका होता है, तो आप वहां पर देखेंगे कभी कभार ऐसी आवाज लिखी होती है, बूम। इस तरह वो आवाज लिखी होती है। तो जापानीज के जो कार्टून्स होते हैं ना, जापानीज की जो कॉमिक्स होती हैं, कभी कभार उनके अंदर भी यूजुअली यही होता है कि अगर आपकी ऐसी आवाजें होती हैं, वो उन्हें काताकाना के अंदर ही लिखते हैं। जो इसके तीनों यूजेस है ना काताकाना के, काताकाना हमने काफी आगे जाके स्टार्ट करनी है। सबसे पहले हम अपना हीरागाना करेंगे, उसके आगे जाके काफी आगे जाके हम अपनी काताकाना स्टार्ट करेंगे। जहां पर हम अपनी काताकाना स्टार्ट करेंगे, वहां पर इंशाल्लाह एक दफा दोबारा मैं आपको बताऊंगा कि काताकाना का क्या मकसद है, किस लिए ये इस्तेमाल की जाती है। अभी के लिए बस आपको थोड़ा सा बेसिक नो हाउ होनी चाहिए कि ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है। अब हम मूव ऑन करते हैं जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, और वो होने वाली है हमारी कांजी, जो हमारा तीसरा राइटिंग स्टाइल है जापानीज का। मैंने देखा है बहुत से लोग ना जापानीज को जो मुश्किल समझते हैं, तो वो इसी वजह से जापानीज को मुश्किल समझते हैं। वो कहते हैं इसकी कांजी हमें याद नहीं होती, इसकी कांजी जो है हमें याद करनी पड़ेगी, वो इसीलिए इसको मुश्किल समझते हैं। बिलीव मी,
कांजी जापानीज को मुश्किल नहीं बनाती, कांजी जापानीज को समझने में, उसे पढ़ने में बहुत आसान बनाती है और साथ में उसे इंटरेस्टिंग बनाती है, मजे का बनाती है, एंजॉयबल बनाती है आपकी जापानीज को। मैं खुद जो है ना, मैं खुद आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैंने कांजी स्टार्ट नहीं की थी ना, मैं अपनी हिरागाना काताकाना पे था, मैं कहता था कांजी याद करना मुझे पड़े ही ना, मतलब मैं कांजी को याद ना करूँ, सारा हिरागाना काताकाना के अंदर ही वो कर लें, क्योंकि मुझे भी कांजी से डर लगता था कि मैं इतनी कांजी क्यों याद करूँ। और बिलीव मी, जब मैंने कांजी याद करना स्टार्ट की ना, अब मैं ये कहता हूँ भाई पूरी जापानीज ही आप कांजी में ही कर लो, तो वो मेरे लिए ज्यादा आसान हो जाएगी। मैंने इसीलिए आगे से आगे मैं कांजी पढ़ता गया, क्योंकि मुझे इंटरेस्टिंग ये इतनी ज्यादा लगती थी। क्यों ये इंटरेस्टिंग है, मैं अभी जरा आपको यहाँ पर शो करता हूँ। कांजी होती क्या है, सबसे पहले आपको ये चीज मैं बताता हूँ। कांजी असल में होते ही हैं आपकी चाइनीज जुबान के जो लेटर्स होते हैं ना, चाइनीज के लेटर्स, वो जापानीज लोगों ने अपनी जुबान में बोरो किए हुए हैं। चाइनीज के लेटर्स को वो बोलते हैं जापानीज में कांजी। तो ये असल में अगर आप देखेंगे ना चाइनीज अगर ये मैं कहूंगा कि कांजी पढ़ने का एक बहुत बड़ा फायदा भी यही होता है, अगर आप कांजी पढ़ लेते हैं ना तो आपको चाइनीज समझ आने लग जाती है। चाइनीज का जो सेंटेंसेस लिखे होते हैं ना, उसके जो अल्फाज लिखे होते हैं वो आपको समझ आने लग जाते हैं, क्योंकि मतलब दोनों का सेम होता है। तो अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कांजी होती क्या है। मैं आपको एक सबसे पहले एक एग्जांपल देता हूं। अच्छा, एग्जांपल देने से पहले जूम की ना एक टाइम लिमिट होती है, इसकी ना एक 40 मिनट की मीटिंग की टाइम लिमिट होती है। तो अभी हमारी आधी क्लास रहती है, अभी आधा घंटा हुआ है, आधा घंटा और रहता है। तो अभी जो है एक दफा, ताकि मीटिंग का टाइम रिफ्रेश हो जाए, मैं एक दफा मीटिंग को एंड करके दोबारा मैं स्टार्ट करूंगा। तो आप सबने क्या करना है, एक दफा आपने क्लास को लीव करना है और उसी लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है जिससे आपने क्लास को ज्वाइन किया था, फिर आपकी क्लास रीज्वाइन हो जाएगी। हम अपनी क्लास को यहीं से ही कंटिन्यू करेंगे अभी ही, आपने कहीं जाना नहीं है, बस अभी क्लास को लीव करें। अपने मोबाइल पे आपका ऑप्शन होगा क्लास को लीव करके उसी लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है जिससे आपने क्लास को ज्वाइन किया था, तो आपकी क्लास रीज्वाइन हो जाएगी। यहीं से हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं, आपने कहीं जाना नहीं है। चलिए क्लास को आप लीव करके रीज्वाइन कर सकते हैं।